हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ सर्जन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट सेशन के साथ रूबरू होते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लाते रहते हैं। आज मैं आपको साथ में सामने जो प्रेजेंट हुआ हूं, एक नए सेगमेंट के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे जो पहले फ्रंट की जो पीपीटी है उसमें लिखा है यूपीपी री एग्जाम 2024। हाँ प्यारे दोस्तों, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन 2024 जो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। आपको जुलाई और अगस्त के महीने में इस एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी। और जब ये डेट मिल जाएगी तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सपने को पूरा करने के लिए, आप लोगों के परिवार के सपने को पूरा करने के लिए, आपके माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, और आपकी जो जिज्ञासा है, आपका जो एक जुनून है वर्दी पाने का, हम लोगों ने उसी जुनून को पूरा करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं अपने नए सेगमेंट के साथ। हम लोग आपको पीवाईक्यू फॉर्म में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी फॉर्म में, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जो आने वाली परीक्षा आपकी होने वाली है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उनके माध्यम से, उनको सोल्व करने के माध्यम से आप लोगों के सामने हम लोग आज प्रेजेंट हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं जैसे आपको पता है कि मैं जीएस और जीके का जो सेशन है, जो सेक्शन है, वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे न्यूज़ सर्जन वर्दी एकेडमी के नाम से एक नया चैनल हम लोग आपके बीच में लाने वाले हैं, जिसपे आपको पूरे भारत में होने वाले जो वर्दी के एग्जाम हैं, या जो पुलिस के एग्जाम हैं, या जो डिफेंस के एग्जाम हैं, उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सब्जेक्ट है उनको कवर करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। बस आप लोगों से उम्मीद है, आप लोगों से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारे जो वीडियो है उसको अपने सारे दोस्तों, अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पर उसको शेयर करेंगे, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बरकरार रहे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके आते हैं, उनके साथ उनको लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। ये सवाल ऐसे नहीं है कि किसी भी एक सब्जेक्ट के हैं, ये सवाल पूरे के पूरे क्या है, ये कंबाइंड सवाल हैं। इसमें पॉलिटी के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसमें करंट के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो आपका इतिहास है उसके सवाल। यानी कि ये पूरे का पूरा जो है वो एक कंबाइंड सिस्टम होगा। ऐसे ही नए नए सेशन, नए नए क्वेश्चंस के साथ जो आपकी वर्दी को आपके कदम के पास लाके आए, आपकी कंधों पे स्टार लगाए, ऐसे स्थिति में ऐसी कुछ पूरी मेहनत हमारी टीम ने आपके साथ की है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको कम से कम अपने 2 दोस्तों या 3 दोस्तों को फॉरवर्ड करना है। तो ऐसा ही कुछ लेकर मैं आपके सामने आज प्रेजेंट हुआ हूं। देखिए, आपको बिल्कुल परीक्षा से पहले ऐसा लगेगा जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको 1 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड में आप लोग उसका आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं उसको डिटेल डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम लोग, जहां पे क्वेश्चंस को डिटेल करने की जरूरत होगी, जहां पे क्वेश्चन को आपको ये बताने की जरूरत होगी कि हां यहां से सवाल बन सकता है, मैं एक एक ऑप्शंस के बारे में वहां डिटेल करूंगा। और जहां से जरूरत होगी केवल और केवल उस क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए, तो हम वहां से उसको लेके जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोग जुड़ेंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना जो वर्दी बैच है, या हम लोग जो आपको जो वर्दी मिलने वाली है, आपकी जो मेहनत है, आपके माता पिता की जो मेहनत है, वो सफल होने के लिए पहली कड़ी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम देखेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1971 में डिजाइन किए गए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या बिहार एसआई में ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एकदम लीक से हटके मिलेंगे, वो बार बार देखने को मिलते रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आज सोल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है, 1971 में डिजाइन किए गए और यहां पे डैश डैश है, यहां पे आपको बताना है कि क्या यहां पे फिल होगा। 4 ऑप्शन हो को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस कहा गया। प्यारे दोस्तों, यहां पे ये कंप्यूटर वायरस के बारे में बात की गई है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। प्यारे दोस्तों, ये कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लैंग्वेज है, या कहूं तो साइबर जो क्राइम है, या साइबर सिक्योरिटी या साइबर सिस्टम से जो रिलेटेड चीजें हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एक कंप्यूटर का सिस्टम है। बताया 1971 में आदमी के द्वारा ही पहला एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया। और ये वायरस जो होता है, ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके डेस्कटॉप में, आपके लैपटॉप में
किसी ना किसी भी माध्यम से आपके सिस्टम में ये एंटर कर लेता है, और एंटर करने के लिए बाद क्या करता है, ये जिस पर्पस से बना होता है, जिस पर्पस से बनाता होता है, उस फाइल को करप्ट करता है, उस फाइल को हाईजेक करता है, उस फाइल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके किसी कीमती डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं वायरस। तो ऐसे ही एक वायरस के बारे में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वायरस जो होता है, वायरस क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, ये एक प्रोग्राम होता है, ये भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है, जो किसी कंप्यूटर में जाता है, और उसके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, या उसके अंदर जो प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों की बात कर सकते हैं, या उसके अंदर जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, यहां पे हम बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जाके उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसे ही 1971 में पहले वायरस की खोज होती है। तो उस वायरस का नाम आपको बताना है, क्रीपर था, मॉरिस था, या ट्रोजन हॉर्स था, या मलेशिया था। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। जो लोग इस पेपर को दे रहे होंगे, जो लोग लाइव देख रहे होंगे, या जो रिकॉर्डेड इस वीडियो को देखेंगे, वो लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को रोक के आप कोशिश करिए कि आप इसका आंसर दें। अगर आपको अच्छी से तैयारी करनी है तो आपको पार्टिसिपेट करना होता है। आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर, आपका जो दिमाग है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको बहुत टाइम तक अपने पास रख सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर तो रहने वाला है क्रीपर इसका आंसर है। यानी कि 1971 में डिजाइन किया गया पहला जो वायरस था, उसका नाम था क्रीपर। तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन होगा क्रीपर। तो क्रीपर जो था पहला वायरस था। आजकल बहुत सारे वायरस मार्केट में हैं। आप ये वायरस किस माध्यम से आते हैं, ये वायरस आपके यूएसबी कनेक्ट के माध्यम से आ जाते हैं। ये वायरस इंस्टॉल किए जाते हैं तो भी आ जाते हैं, आप अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तब भी आ जाते हैं। ये वायरस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम वाईफाई के थ्रू भी अगर कोई बंदा किसी मोबाइल के या किसी लैपटॉप के अंदर इस वायरस को भेज सकता है। तो इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन है, ये वायरस से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। वायरस एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, जो बाहर डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वायरस कहीं से आ जाता है। वायरस, आपने सोचा होगा वायरस क्या होता है, वायरस से बीमारियां होती हैं। तो ऐसे ही ये कंप्यूटर की बीमारियों को जनरेट करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके आंसर को समझ पाए होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कहता क्या है, विदर्भ नाम से जाने जाने वाला जो क्षेत्र है वो कहां पे स्थित है। विदर्भ आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा, आपको देखने को मिलेगा दक्कन, आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर, आपको देखने को मिलेगा विदर्भ, आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट, आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड, आपको देखने को मिलेगा गंगा का मैदान। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, अरावली पर्वत, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे भारत में, जो प्रायद्वीपीय भारत में पठारों की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उसी के बारे में यह सवाल पूछा गया है कि विदर्भ के नाम से किसको जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग पोज करेंगे और देखेंगे। मैं तब तक कोशिश करता हूं कि आपको यह बताने की कि देखिए, यह है आपका दक्षिण भारत, ये आपका दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है। यहां पे हम बात करते हैं, ये आपका श्रीलंका हो गया। दक्षिण भारत में आप लोग देखेंगे कहां से, ये है दक्कन का पठार, ये है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के जो पूर्वी भाग है, आपको बता दें, ये उत्तर का भाग होता है, ये दक्षिण का भाग होता है, ये पूरब का भाग होता है, और ये पश्चिम का भाग होता है, ये पश्चिम का भाग होता है। देखिए, ये पूरा भारत है। इस भारत में अगर हम यहां देखेंगे तो ये बुंदेलखंड का पठार पड़ता है, ये सतपुड़ा का पड़ता है, ये धारवाड़, ये छोटा नागपुर का पठार यहां पे पड़ जाता है। आप लोग देखेंगे, मैं 1 2 3 ये नंबर देख रहा हूं छोटा नागपुर का, और यहां पे अरण्यक जो पठार है, अरण्यक का पठार पड़ जाता है। इन सब पठारों की बात कर रहे हैं। दक्कन के पठार की बात करेंगे तो दक्कन का पठार हमारा यहां पे कर्नाटका के ऊपर के इलाके में देखने को मिलेगा। पूर्वी दक्कन की बात करी जा रही है, कहां की, तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है दक्कन के पठार का पूर्वी भाग। अब मैं बात बताता हूं कि पठार, पर्वत और ये जो चोटियां होती है, पहाड़ी, ये क्या होती हैं। प्यारे दोस्तों, पहाड़ क्या होता है, 1000 मीटर से ऊपर, 1000 मीटर, अगर किसी की ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर है, 1000 मीटर से ऊंची हो जाती है, और उसका क्या है, उसका जो ढाल है वो एकदम संकरा ढाल होता है, तो ऐसी किसी भी आकृति को क्या बोलते हैं, ऐसी आकृति को बोलते हैं पहाड़। ठीक है, 1000 मीटर से ऊपर वाली जितनी भी आकृति होती है उसको पहाड़ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। और हम बात करते हैं पठार, तो ये पठार क्या होते हैं, ये भी 1000 मीटर तक, यानी कि 1000 मीटर तक
ऐसा भाग, ऐसा समतल जो जमीन से 1000 मीटर ऊपर हो, और वहां क्या होगा, वहां पे चोटी ना होकर क्या हो, वहां पे चोटी ना होकर क्या होगा, प्लेन होगा। यानी कि जमीन से ऊपर ऐसे प्लेन जो हमारी भौगोलिक दृष्टि या फिजिकली प्रोसेस के थ्रू या भौतिक भूगोल की जो अलग अंतःक्रिया के थ्रू जो बनी हुई आकृतियां होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको पठार बोला जाता है। ऐसे ही पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियां 1000 मीटर से भी छोटी छोटी संकरी चीजें होती हैं, उनको पहाड़ियां बोला जाता है। 3 चीज मैंने आपको बताई, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और पहाड़ क्या होता है। इन तीनों चीजों को आप लोग सोचेंगे तो उम्मीद है कि आंसर जो होने वाला है, इसका आंसर है दक्कन का पठार। आप लोग देखेंगे दक्कन का पठार, इसमें धारवाड़ का पठार कहां होगा, धारवाड़ का पठार कहां होगा, यह भी आपको देखना है। सतपुड़ा का मैंने आपको बताया, सतपुड़ा और धारवाड़ के जो है वो भारत को, सतपुड़ा जो रेंज है या नीलगिरी रेंज का है, ये सारी रेंज पहाड़ियां हैं। हम आपको बेसिक में एक एक चीज डिटेल बताते जाएंगे। यहां पे बस आपको यह जानना है कि दक्कन के पठार को विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, ये सवाल ऐसे नहीं है, ये सवाल हमारी टीम ने, हमने वहां से निकाल के लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई, यानी कि बड़ा एग्जाम होता है, डबल स्टार का एग्जाम होता है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जो एसएससी जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, वहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है, जहां से क्वेश्चन भविष्य में पूछे जा सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस आपके सामने हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन ही नहीं, हम उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप लोग अगर कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अगर सेल्फ से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग ने कोई बैच खरीद रखा है, आप लोग किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा भी समय निकाल के आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी तैयारी को जांचने के लिए हमारी जो न्यूज सर्जन एकेडमी के माध्यम से हम लोग वर्दी बैच या वर्दी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग वहां आइए, अपनी तैयारी को एक बार जांचिए, क्या वास्तव में आपने जो पढ़ा है वो हमारे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं आप उनको सोल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तैयारी तो प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, अलग पढ़ते हैं, एक एक दो दो तीन दिन साल आप लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन तैयारी के बाद जब आप जांचने की, अपने आप को टेस्ट करने की बात आती है, तो वहां हम लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। इसी असहाय को महसूस ना किया जाए, इसी प्लेटफॉर्म को, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है पीवाईक्यू का बैच। चाहे तो हम लोग भी आपको डिटेल, हम लोग भी आपको बम्बार्डिंग दे सकते हैं, हम लोग भी आपको बहुत सारी डिटेल, हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारे बम्बार्डिंग आपको दे सकते हैं, वन लाइनर आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, बात क्या है कि ये समय ऐसा है, ये समय आपने पढ़ाई कर ली होगी, आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी, क्योंकि एग्जाम एक बार हो चुका है। आपको अब टाइम क्या मिला है, आपको टाइम मिला है, उस टाइम में आप यूटिलाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा जो एमसीक्यू हैं, ज्यादा से ज्यादा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करिए, ताकि आपका दिमाग एग्जामिनेशन में जाके केवल और केवल राइट आंसर को चूज करे, आप गलत आंसर को ना चूज करें, आपका दिमाग कंफ्यूजन में ना जाए। इसी के साथ देखिए सवाल आपके सामने है, यही सवाल जो आया हुआ है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किन या किस एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। यहां से सवाल प्यारे दोस्तों, ये अगर मैं बात करूं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस को से रिलेटेड जितने भी छोटे एग्जाम हैं, यहां से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। सवाल क्या पूछे जाते हैं, भारत के समुद्री क्षेत्र या समुद्री तटरेखा से जुड़ने वाले राज्यों के नाम आपको क्रम वाइज यादें होने चाहिए। देखिए एक एक करके मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे हम सबसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप निकाल लोगे, लेकिन जरूरी क्या है कि आपको वो स्टेट याद होने चाहिए, वो स्टेट याद होने चाहिए जो स्टेट समुद्र तट पर आते हैं। देखिए हम बात करते हैं पश्चिमी में, तो गुजरात है, ये गुजरात आपका पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पे दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र पड़ेगा, यहां पे महाराष्ट्र जो नंबर 2 पे पड़ेगा। इसी के बीच में आप देखेंगे छोटा सा एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं गोवा, जिसको हम बोलते हैं गोवा। उसके बाद हम जब नीचे जाएंगे तो यहां पे पड़ेगा कर्नाटक, यहां पे पड़ेगा कर्नाटका। उसके बाद जब नीचे जाते हैं तो यहां पे पड़ेगा केरला। आप लोग एकदम क्रम में याद रखेंगे। उसके बाद अब जब केरला की बात करेंगे तो यहां पे आएगा तमिलनाडु, यहां पे आएगा तमिलनाडु, और उसके बाद तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश, यहां पे आता है आंध्र प्रदेश। और इन्हीं दोनों के बीच में प्यारे दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है पुदुचेरी, जिसको पहले पांडुचेरी बोलते थे, पुदुचेरी। अगर उसको भी लेता है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, यानी कि 3 जगह पे 3 उसकी कॉलोनी होती है। तो उनके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे तो यहां पे पड़ता है प्यारे दोस्तों उड़ीसा,
उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहां पे पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल। अगर हम केवल राज्यों की बात करें तो इन राज्यों को हम काउंट करेंगे और देखेंगे क्या हमारा वास्तव में इनमें से कोई एक ऐसा राज्य है जो इसमें नहीं आ रहा है। देखिए गुजरात, आपका क्या है आंध्र प्रदेश, तो आप इसको काट देंगे क्योंकि आपका आंध्र प्रदेश यहां पे है। आप देखेंगे कर्नाटक, तो आप इसमें कर्नाटक काटेंगे, कर्नाटक आपका है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, तो आपका पश्चिम बंगाल काट देंगे। आप देखेंगे कहीं तेलंगाना है, कहीं पे तेलंगाना हमारी समुद्री सीमा को नहीं टच कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर रहने वाला है वो तेलंगाना रहने वाला है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं बात करूं राज्यों की, आपसे पूछा जाएगा भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितने राज्यों से साझा करती है, अपनी बाउंड्री साझा करती है। तो आपको देख दिया है, मैंने बताया है आपको 9 राज्यों से साझा करती है। अगर हमें पुडुचेरी को भी लेना हो, केंद्र शासित प्रदेश कितने आ जाते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश अगर समुद्री सीमा की बात करें तो एक तो दादरा नगर हवेली, एक पुडुचेरी, एक लक्षद्वीप और एक पूरे का पूरा अंडमान निकोबार जो होता है वो पूरे का पूरा समुद्री सीमा से हमारी जो सीमा साझा करता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि भविष्य में सवाल कुछ भी बन सकता है। तो यहां पे क्या पड़ जाता है आपका, यहां पे लक्षद्वीप पड़ जाता है और यहां पे पड़ जाता है आपका पूरे का पूरा अंडमान निकोबार। तो उम्मीद है यहां से समुद्र तट से रिलेटेड जो सवाल हैं वो केवल और केवल यही पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल तो आपसे यही पूछा जाता है कि कितने राज्य हैं, तो मैंने आपको एक एक राज्य के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं इस तेलंगाना की। तो प्यारे दोस्तों, तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से कटके, तो तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से कटके। तो ये एक लैंडलॉक यानी कि एक स्थलबद्ध देश है, राज्य है, स्थलबद्ध राज्य है। जैसे मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है, ऐसे ही हरियाणा एक स्थलबद्ध राज्य है, ऐसे ही ये राज्य है स्थलबद्ध। स्थलबद्ध का मतलब होता है उसकी जो सीमा है वो ना तो समुद्र से जुड़ी हो और ना किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ी हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो होगा ए। उम्मीद है कि मैं पूरे का पूरा सिस्टम जो पहले ही इसमें लिखा था नहीं है उसको बता पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। आपको सत्य नहीं है ये बताना है और ये साइंस का सवाल है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज हो या फिर आपका लैक्टोज हो, तो लैक्टोज दूध के स्वाद की वजह से आता है, फ्रक्टोज आपके मीठे फल या शहद के जो स्वाद होते हैं उनके हिसाब से ये एक सिस्टम बनता है। उसके बाद बात करते हैं मानव शरीर सेलुलोज के पाचन के लिए अक्षम होता है। अक्षम और सक्षम दो होते हैं। सेलुलोज के पाचन के लिए अक्षम होता है, बिल्कुल सही बात है। सेलुलोज को पाचन के लिए हम नहीं, हमारा शरीर अक्षम नहीं होता। कौन होता है सेलुलोज को एक्चुअल रूप में? आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, जो भैंस गाय होती हैं, वो बड़े बड़े पत्ते, बड़ी बड़ी टहनियां खा जाते हैं और वहां से उसको पचा जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे शरीर मैक्सिमम जो होता है वो अक्षम होता है इसके लिए। अगला है देखिए गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। बिल्कुल, ये गैस्ट्रिन जो है ये गैस का एक हार्मोन है जो हमारे पेट में, हमारे जो पेनक्रियाज है उस पेनक्रियाज में सेग्रीगेट होता है, वहां से निकलता है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो तो सही है, लेकिन हमसे पूछा है कि गलत क्या है। अब आप सोचेंगे कि फ्रक्टोज के बारे में मैं आपको यहां बताऊं, तो बेसिक बताऊंगा। जब हम फ्रक्टोज के बारे में अपना डिटेल वाला बैच पढ़ेंगे, आप लोग जब हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे, हमारे सिस्टम को देखेंगे, तो हम एक एक चीज के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है हार्मोन, हर चीज के बारे में डिटेल। लेकिन यहां पे जो रिलेटेड सवाल है उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, जितने भी मीठे फल हैं, जितने भी मीठे फल हैं उसमें सब में फ्रक्टोज पाया ही जाता है। उसके बाद मानव शरीर या सेलुलोज, आपको पता है जो ये आपका कागज बनता है ये सेलुलोज का बनता है। यानी कि आप जानते हैं कि कागज कहां से बनता है, पेड़ पत्ती या जो पेड़ के काटते हैं वहां से बनता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका पाचन केवल और केवल, आपने देखा होगा जो हाथी होता है वो पेड़ पौधे खाता है। आपके घर में गाय होती है वो बड़े बड़े जो किसी भी पेड़ के पत्तियां खा लेती हैं, बकरियां पत्तियां खा लेती हैं, तो वो सेलुलोज को पाचन करने के लिए सक्षम होती हैं। हम लेकिन मानव शरीर ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसी गैस्ट्रिन पेप्टाइड क्या होता है, ये गैस्ट्रिन यानी कि ये हार्मोन के 5 जो कण हैं वो एक साथ मिलके पेप्टाइड बनाते हैं और वो एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपकी जो अंदर HCl वगैरह जो सिस्टम है उसका पाचन या उसका जो लेवल है उसको अच्छे से बना के रखता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर जो रहने वाला है वो रतौंधी, जो रतौंधी होता है, जो ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जो होता है वो एक आनुवांशिक रोग है, ऐसा नहीं है। रतौंधी कोई आनुवांशिक रोग नहीं है, इसके बारे में ही बताया गया था। आप देखेंगे इसका आंसर डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने है। क्या कहता है, देखिए पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी रचना होती है। श्रेणी का मतलब होता है कितने श्रेणी का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 एडसेंट कितने ऐसी लेयर थी जो पंचायती राज प्रणाली में आपको देखने को मिला।
तो देखो प्यारे दोस्तों, 1957 की बात है, मैं आपको बताऊं 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है। समिति क्यों बनती है आपको बता दें, समिति क्यों बनती है। जैसे हम पंचायती राज की बात करते हैं तो हम ये पॉलिटी में अनुच्छेद नंबर 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 40, इसमें पंचायत या पंचायतों के गठन की बात की गई है। भारत के संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, वहां पे पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में जब व्यवस्था आती है तो उसके बाद बलवंत राय मेहता, आपको पता है 1957 में एक समिति बनती है। क्या भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए? अगर वो होनी चाहिए तो वो कितने लेयर की या कितने उसमें सिस्टम बनने चाहिए, 1 लेयर, 2 लेयर या 3 लेयर, यानी कि लेयर का मतलब है कितनी स्तरीय होनी चाहिए, कितने स्तर पंचायत में होने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने जब अपनी रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन दी, उसमें उन्होंने बताया कि 3 स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 3 स्तरीय जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, 3 स्तरीय व्यवस्था। और ऐसा ही इस व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान का, देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान का नागौर जिला बना। नागौर एक जगह है राजस्थान में जहां पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। राजस्थान का नागौर 3 स्तरीय पर जो आपकी पंचायती राज प्रणाली थी वो किसने, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ये दी गई। और भारत में भी इसको लागू किया गया और अन्य राज्यों में भी इसको समय समय पर लागू किया गया। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है 3 स्तरीय। अब 3 स्तर कौन से थे आपको बता दें, पहला था ग्राम, दूसरा था ब्लॉक और तीसरा था जिला। ये 3 स्तर थे, एक स्तर ये था, एक स्तर ये था, एक स्तर ये था। इसके बाद राज्य और आगे की चीजें जो हैं वो आगे चलेगी, वो पंचायत में नहीं आती हैं, वो आ जाती हैं आपके विधानसभा में। तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड ये सवाल। अगली बात देखते हैं प्यारे दोस्तों, अगली बात देखते हैं, ये हिस्ट्री का सवाल आप लोगों के सामने है। सोम एक जब है, सोम एक आप दे सकते हैं किसको कहा जाता था पीने के लिए, या फिर एक देवता होते थे, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ऋग्वैदिक युग में नर देवता थे, तो ये नर देवता जो थे, सोम जो थे, वो देवता के लिए एक शब्द यूज किया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में ये सवाल पूछा गया है। आप लोग हमारी वीडियो जो हमारे धीरज सर हिस्ट्री की बहुत डिटेल वीडियो बना रहे हैं, वहां पर आप ऋग्वैदिक काल को बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए आएगा कहीं और से नहीं सवाल, हम जो पढ़ाते हैं, मतलब हमारे जो कंटेंट दिया जाता है उसी से, आप चाहे हिंदी का देख लीजिए, चाहे मैथमेटिक्स का देख लीजिए, चाहे आप जीके जीएस का देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, सवाल वहीं से आएंगे। लेकिन आपको समझना होगा, हमारी मेहनत के साथ साथ आपको मेहनत करनी होगी। देखिए पूछ रहा है सोम ऋग्वैदिक काल में नर देवता थे, तो नर देवता किसके थे? तो क्या आंधी तूफान के देवता थे? आंधी तूफान वर्षा के देवता तो इंद्र को माना जाता है, आपने देखा ही होगा। उसके बाद क्या ज्वालामुखी के थे? तो ऐसा कोई देवता, या युद्ध के देवता थे? युद्ध के देवता भी आपको देखने को मिलेगा वहां नहीं। तो किसके देवता थे प्यारे दोस्तों? ये पेड़ पौधों या प्रकृति के देवता थे। सोम जो पौधों के देवता थे, पेड़ पौधों के। देखिए कितना छोटा सा शब्द निकाल के बनाया है। अब सवाल तो बचे नहीं है, सवाल कहां से बनाएगा आयोग? सवाल बनाएगा आपको, सवाल के अंदर से सवाल बनाएगा। सोम, आपने देखा होगा सोम रस, आपने देखा होगा सोम रस की बात चलती है, तो कहां से आता था? पेड़ पौधों से। तो वो क्या है? सोम जो पेड़ पौधों के देवता थे, ऋग्वैदिक काल में एक नर देवता थे, ना कि अगर यहां बात करते हैं नर की जगह कुछ और लिख के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से नहीं थे, तो आपको ऑप्शंस बना के दे दी जा सकते हैं। 2 से 3 ऑप्शंस आपको बना के पेयर बना के दे दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पेड़ पौधों से रिलेटेड जो थे ऋग्वैदिक काल में ये देखा जाता था। जैसे ही ऋग्वैदिक काल की बात आती है तो हमें वेद के बारे में पता चाहिए होना चाहिए। हमारे पास 4 वेद हम लोगों ने पढ़े हैं, 4 वेद आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आपका जो सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, और है आपका एक 4 वेदों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ऋग्वैदिक काल में सबसे पुराना वेद कौन सा कहलाता है? ऋग्वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? 1028 थे। ये छोटी छोटी जानकारी आपसे बार बार सभ्य पे पूछी जाएगी, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। इन 4 वेद को, 4 वेद में से अगर आप लोग अथर्ववेद को हटा देते हो तो ये वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से वेद त्रयी? यानी कि वेद त्रयी का मतलब 3 वेदों का कलेक्शन जो होता है वो वेद त्रयी कहलाता है। कौन से वो 3 वेद हैं, ये आपका काम है कि आप लोग इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्या है? 2017 में, देखिए 2017 का सवाल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2017 का है, उस समय पे करंट रहा होगा, इसलिए यह सवाल पूछ लिया गया। लेकिन 2017 को अगर मैं काट देता हूं, उसके बाद में इस सवाल को पूछता हूं, तो आप देखिए उठा के यूपीएससी का सवाल, इस साल का 2024 का यूपीएससी का सवाल देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? 2017 में पूछा गया है। किसको दी गई? समानता का अधिकार तो पहले से था, समानता का अधिकार तो पहले से आपके पास था। समानता का अधिकार
जो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 तक है। अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 तक आपको पहले से समानता का अधिकार दिया। संपत्ति का अधिकार, प्यारे दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले होता था 19F में, लेकिन अब जो है इसको ले जाके कहां डाल दिया गया है, इसमें या ए में 13 क्या, ये क्या है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये है विधिक अधिकार। अब ये अब आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, राइट है ये, ना कि आपका फंडामेंटल राइट है। मत अधिकार, ये भी आपका विधिक अधिकार है, ये भी आपका विधिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है ही नहीं। तो जो लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं, इन दोनों को तो काट सकते हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, और ये किस आर्टिकल को टच करता है प्यारे दोस्तों, ये करता है आपका आर्टिकल नंबर 21 को। यही सवाल यूपीएससी ने भी पूछा कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो बहुत मौलिक सा सवाल मैं आपको बता दूं। निजता के अधिकार को पहले 21 में क्या है, 21 में जीवन जीने का, यानी कि दैहिक और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार आपका है। आप अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं, लेकिन केवल और केवल समय समय पर, आपको पता है जो हमारे भारत का संविधान है, उस संविधान का जो व्याख्या करता है, उस संविधान का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन करने वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास समय समय पर बहुत सारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो केसेस हैं वो जाते रहते हैं, जो वाद हैं वो जाते रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपनी एक्सप्लेनेशन के थ्रू बहुत सारी चीजों को जोड़ता रहता है। जैसे ही निजता का अधिकार है, ऐसे ही भारत के संविधान में 2017 में ही एक अधिकार जोड़ा गया, राइट टू सेलेक्ट, अपनी पसंद के लड़के अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार, यह भी आपका आर्टिकल 21 में ही आता है, यह भी आपका निजता के अधिकार के अंदर ही आता है। जबकि आप लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 21 जो है वो मौलिक अधिकारों में 21 जीवन और दैहिक और दैविक जो जीवन है उसको जीने के लिए स्वतंत्र जीने का अधिकार आपको है। अगर मैं बात करूं आपको स्वतंत्र रूप से सोने का अधिकार, आपको स्वतंत्र रूप से सोने का अधिकार, यह भी आपका मौलिक अधिकार है, जो ये भी किस में आता है, यह भी आपका आर्टिकल नंबर 21 में ही आता है। स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने का, मान लो आपको विदेश जाने का अधिकार, आपको यहां से कहीं प्रवसन या आपको कहीं पर ट्रांसफर या आप जाने का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर प्यारे दोस्तों क्या रहने वाला है, वो डी रहने वाला है। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट से ये पॉलिटी के सवाल हैं, और ये सवाल ऐसे हैं प्यारे दोस्तों जो आपसे हमेशा पूछे जाने वाले हैं। क्या सवाल है, विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए आपने देखा होगा, इसका मतलब मैं बता देता हूं, आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनका नाम परिवर्तन किया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड सवाल है, अगर किसी राज्य का, आपने देखा 2014 में आंध्र प्रदेश से काट के, आंध्र प्रदेश की सीमाओं को काटकर एक क्या बना दिया गया, तेलंगाना बना दिया गया। आपने देखा 2000 में उत्तर प्रदेश को काटकर 9 नवंबर को काटकर क्या बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। आपने देखा मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना दिया गया। आपने देखा कि बिहार को काट के झारखंड बना दिया गया, यानी कि सीमाओं का परिवर्तन किया गया। तो इसमें पूछ रहा है भूमि की, राज्यों में भूमि की सीमाओं का प्रावधान जो है वो कैसे है, उनके बारे में देखना है, उनके बारे में सोचना है क्या है। तो ये सीमाओं के प्रावधानों की बात कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे स्टेट हैं जो स्पेसिफिकेशन कुछ रखते हैं, कुछ उनके यहां पे क्या है कि जैसे हम लोग प्राकृतिक रूप से बहुमूल्य क्षेत्र होते हैं, जैसे आप देखेंगे पंजाब में गेहूं का उत्पादन बहुत होता है, ऐसे गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं होता ज्यादा है, नंबर ऑफ संख्या में ज्यादा होता है। आपने देखा महाराष्ट्र में जो है आपका जो गन्ना है, गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का बहुत प्रोडक्शन होता है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश सोया स्टेट या सोयाबीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अलग अलग पश्चिम बंगाल में चाय, अलग असम में भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, अलग अलग स्टेट अलग अलग सिस्टम को देख के रहती हैं। तो उनके प्रावधानों की बात है, देखिए क्या कहता है, पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई थी। देखिए भूमि सुधार अधिनियम, आप लोग जाइए अपने हिस्ट्री में, आप जाइए संवैधानिक विकास में, तो जो पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल को छोड़िए, जो पूरा बंगाल का क्षेत्र था, आपने देखा बंगाल को अंग्रेजों ने 1905 में उनका विभाजन करते हैं। वो विभाजन करने के बाद क्या करते हैं, विभाजन किस हिसाब से किया, आप लोगों ने देखा ही होगा कि फूट डालो और राज करो के हिसाब से। तो क्या था, ये कह रहा है पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालनों केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम से अलग रखा गया। आपको पता है भारत के संविधान में जब पहला संविधान संशोधन होता है, पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, जिसमें कौन क्या जोड़ा जाता है, अनुसूची 9 जोड़ी जाती है। अनुसूची 9 क्या है, भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड है।
होता क्या था प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले जो भूमि का जो सिस्टम था, संपत्ति का अधिकार था, वो किस में आता था? वो आता था मौलिक अधिकारों में। और राज्य को या सरकारों को कोई भी भूमि लेनी होती थी, अगर राज्य की या स्टेट का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई रोड बनानी है, कोई सड़क बनानी है, कोई अवसंरचना करनी है, तो वहां से क्या होता था कि वो पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहां के लोग कहते थे कि ये तो हमारी है, हमारे पैतृक अधिकार है, हम इसको नहीं देंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, और जो राष्ट्र का निर्माण के लिए जो कार्य होते थे वो रुक जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया? भूमि सुधार अधिनियम बनाया गया। भूमि सुधार अधिनियम में क्या कहा गया कि आप अपनी भूमि, यानी कि जो सबसे पहला काम कि जो मौलिक अधिकार था उसको संपत्ति के अधिकार को ले जाके डाल दिया गया विधिक अधिकार में। अब गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, भूमि सुधार अधिनियम, और उस नियम के अनुसार कुछ जगह ऐसी थी जहां पे उनको छूट दी गई कि यहां की भूमि को हम नहीं लेंगे, यहां की भूमि को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ जगह पे, कुछ एक स्पेशली जगह पे वहां पे प्रोडक्शन अच्छा होता है, अगर मान लो उसको तुम बीच में से काट दोगे या उसको एक्वायर कर लोगे तो वहां का वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसा ही था चाय बागान। आपको पता है पश्चिम बंगाल में चाय का बहुत अच्छे अच्छे बागान थे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन बागानों को ही ले लिया जाता तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो क्या कहते, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पीछे पिछड़ा हट जाता। और कुक्कुट पालन जो था वो भी वहां की एक विशेष पहचान थी, तो इसको बाहर रखा गया था। बिल्कुल सही है, भूमि सुधार अधिनियम से इन दोनों जगह को बाहर, इन दोनों पालनों की वजह से इस पश्चिम बंगाल को बाहर रखा गया था। उसके बाद देखते हैं, कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पे गुजरात राज्य दे रखा था, अगर मैं इसको थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करता 2021 से पहले, तो क्या यहां पे जम्मू कश्मीर लिख देता, यहां पे जम्मू कश्मीर लिख देता, और जम्मू कश्मीर लिखने के बाद कहते कि कोई भी कृषक वो जमीन खरीद सकता है। जब 31 अक्टूबर की बात आती है, जब हमारा भारत का संविधान में आर्टिकल 370 को एबोलिश किया जाता है, उसके एक पार्ट को हटाया जाता है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जाके अपना जमीन नहीं खरीद सकता था, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी। लेकिन जब से 370 का कोई एक सब क्लोज हटा है, उस सब क्लोज के बाद खरीद सकते हैं कहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम गुजरात में कोई भी कृषक जाके सामान खरीद सकता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर बी रहने वाला है। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें लिखी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें आपको बोल के बताई है ताकि आपके दिमाग में रहे। आप लोग लिखी हुई चीजों को तो एक बार लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरी आवाज को सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा स्तनपायी या स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यूपी के लिए और पुलिस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा ही जाने वाला सवाल है, हमेशा पूछा जाता है। आप उठा के देखिए, दूसरे तीसरे साल के पेपर में देखने को मिल जाएगा। ऐसा कौन सा स्तनपायी, यानी कि ऐसा कौन सा स्तनपायी प्राणी है जो उड़ता है, जो उड़न लोमड़ी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों ये है चमगादड़। ये इसको चमगादड़ को उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये दूध पिलाती है अपने बच्चों को और ये ब्रीडिंग कराती है, इसलिए इसको स्तनपायी बोलते हैं। नहीं तो उड़ने वाले ज्यादातर प्राणी जो है वो जो स्तनपायी नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये चमगादड़ को उड़न जो लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे और इससे ज्यादा समझाने की, अब डार्विन लोमड़ी या सफेद लोमड़ी या उड़न गिलहरी जो होती है, इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको जानना है चमगादड़ के बारे में कि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जैव विविधता में समृद्ध राज्य या राष्ट्र है? देखिए ये किससे आ गया है? ये आ गया है इन्वायरमेंट से, ये पर्यावरण से सवाल पूछा गया है। एक एक सवाल आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा जो सवाल पूछे गए हैं। देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस या बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है? तो क्या है? मंगोलिया है क्या, पेरू है क्या, मोरक्को है क्या, तंजानिया है क्या? तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बायोडायवर्सिटी जो रिच स्टेट होते हैं वो आपको बता देते हैं कि जो आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर, थोड़ा इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, यानी कि लगभग 15 से 20 डिग्री तक, और 15 से 20 डिग्री तक नीचे के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट होंगे, जितने भी ऐसे देश होंगे, वो क्या होंगे? वो सारे के सारे मैक्सिमम क्या होंगे? आपके बायोडायवर्सिटी रिच होंगे। तो मंगोलिया बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मंगोलिया तो बहुत ज्यादा है। मंगोलिया पर तो आपको पता है, मंगोलिया का पठार या गोभी का पठार आप लोगों ने सुना होगा, तो जहां पे रेगिस्तान जैसी चीजें है तो वहां पे तो आपका जैव विविधता हो ही नहीं सकती है। पेरू बहुत सूखा रहता है, समुद्र के आसपास है, तो यहां नहीं। तंजानिया है, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां पे नहीं है, थोड़ा बहुत बायोडायवर्सिटी है, लेकिन इन चारों में से आपको बेस्ट बताना है कौन सा सबसे ज्यादा रिच है। तो तंजानिया नहीं है, क्या बचता है? मोरक्को बचता है। मोरक्को कहां पे है आप देखेंगे, मोरक्को आप अगर
आप देखेंगे अफ्रीका का बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, अफ्रीका का सबसे ऊपर जाएंगे और यूरोप के बिल्कुल नीचे आएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा मोरक्को, और मोरक्को का ही एक यात्री होता है जो भारत की खोज करते हुए या पूरे नीचे खोज करते हुए आता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसका सवाल क्या का जवाब होगा? केवल मोरक्को, यानी कि मोरक्को जो है वो जैव विविधता के लिए समृद्ध देश है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? देखिए प्यारे दोस्तों, संविधान में पहला संशोधन क्यों होता है उसके लिए एक स्पेशली चीज नहीं थी, बहुत सारे केसेस थे उसमें। संविधान का पहला संशोधन कब 1951 में होता है, और कब होता है? वो होता है चंपकम दोराई राजन। देखिए इसके बारे में मैं, अगर आप लोग मेरा YouTube के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आप लोग देखेंगे तो आपको चंपकम दोराई राजन के बारे में, या हमारी जो पॉलिटी की सृजन सीरीज है उसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने चंपकम दोराई राजन का पूरा जो केसेस है वो समझाया। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये मद्रास का यानी कि साउथ का एक स्टूडेंट होता है, मेडिकल का स्टूडेंट होता है। आर्टिकल 15 यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ये एक केस होता है जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है चंपकम दोराई राजन एवं मद्रास राज्य का ये केस है। तो मद्रास में मेडिकल के एडमिशन के लिए बच्चा होता है, ये रैंक लेके आता है, लेकिन किसी वजह से, जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 15 में क्या है कि आपके साथ जन्म, लिंग, वंश और जाति या इन पांच जो आपके पैरामीटर्स हैं इनके हिसाब से आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसको क्या किया जाता है, इस आर्टिकल 15 का एक सब क्लोज 4 होता है, उसके थ्रू क्या करता है चंपकम दोराई राजन को यहां पे एडमिशन के लिए मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आपकी सीट हमने किसी और व्यक्ति को दे दी है, आपकी रैंक भले ही ऐसी है लेकिन हमने ये सीट किसी और को अलॉट कर दी है। क्यों अलॉट कर दी है? क्योंकि वो महिला या फिर वो कोई दूसरे, मतलब कह सकते हैं कि योग्यता इनके पास है, लेकिन वहां जो 5 जो पैरामीटर्स दे रखे थे कि उसके हिसाब से आपको सीट नहीं मिल पाएगी। लेकिन तो ये आर्टिकल 15 को लेके जाता है कि मेरे साथ लिंग के हिसाब से भेदभाव किया गया, मेरे साथ जाति के हिसाब से भेदभाव किया गया। जब मेरी रैंक इतनी थी तो मुझे यहां क्यों नहीं दी गई? तो भारत के संविधान में चंपकम दोराई राजन केस जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि किस आर्टिकल को हट करता है? 15 आर्टिकल को, यानी कि इसमें मेडिकल के स्टूडेंट के एडमिशन के बारे से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो है। तो इसलिए संविधान में पहला संशोधन करना पड़ता है, और संशोधन करके कहा जाता है इसमें कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। और यहीं से प्यारे दोस्तों जन्म होता है आरक्षण जैसी चीजों का, हल्की सी आरक्षण जैसी चीजों का, रिजर्वेशन जैसी चीजों का। और आर्टिकल 16 में आके तो पूरी तरह से आरक्षण फैल जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये आरक्षण या रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये होता है पॉजिटिव वे में होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो चंपकम दोराई राजन को मैं आपको समझा पाया, इसका आंसर सी आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, कॉफी या काफी जो होती है, काफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस देश का है? कॉफी जो होती है, कॉफी जो हम लोग पूछते हैं, आपको पता है कहवा से मिलती है। कहवा के एक बीज होते हैं, कहवा होता है, उसके बीजों से ये कॉफी को आपको मिलती है और आप बड़े चाव से इस कॉफी को पीते हैं। तो आपको बताना है कि उसका मूल स्थान क्या है। मूल स्थान इथोपिया है, ब्राजील है, क्यूबा है या इंडोनेशिया है? तो प्यारे दोस्तों इसका मूल स्थान है इथोपिया। मूल स्थान इथोपिया है। मूल स्थान की बात कर रहे हैं आप लोग। और सबसे ज्यादा की बात करते हैं, ज्यादा उत्पादन की बात करते हैं तो वो कहां होता है? वो ब्राजील में होता है। क्यूबा में भी बहुत सारा ऐसा नहीं है कि वहां पे कहवा नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट चीज कि मूल स्थान है, मूल स्थान इथियोपिया है। इथियोपिया आप देखेंगे कहां पे है? इथियोपिया आप देखेंगे कि यहां पे इसका मूल स्थान है, लेकिन यहां पे अब ये विलुप्त हो चुके हैं, लगभग विलुप्त। यहां अब इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन ब्राजील में, जो अमेरिका का एक पार्ट है, ब्राजील में बहुत ज्यादा इसका उत्पादन होता है और इथोपिया में इसका मूल स्थान बनाया जाता है। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया किसका पार्ट है? आपको पता है इंडोनेशिया जो आपका नीचे समुद्र में, जो हिंद महासागर में एक बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट, छोटे छोटे क्या है, द्वीप हैं, उनका एक समूह है इंडोनेशिया। क्यूबा कहाँ पे है? आपको बता दें क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है, जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो मिड पॉइंट है वहां पे देखने को मिलता है। इसका आंसर है इथियोपिया। मैंने दोनों आपको बताए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे मैंने डिस्कस किए हैं। ये यूपीएसआई में आए हुए सवाल हैं, ये यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल हैं, और ये भविष्य में आने वाले सवाल हैं। प्यारे दोस्तों, आपको इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके मिलेगी देखने को। क्या सवाल है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17
मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 तक आपको सारे याद कराए हैं एक एक करके और डिटेल में बताए हैं। अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित है? आपको पता है किससे संबंधित है? कुछ व्यक्तिगत अधिकार, ऐसा तो कहीं भी पूरे संविधान में ही नहीं लिखा गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन हो सकता है। कुछ धार्मिक अधिकार, हाँ ये लिखे हैं, ये संविधान में लिखे हैं। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, यहां पे क्या है, यहां पे आपके धार्मिक अधिकारों को दिया गया है। सती का उन्मूलन ये कोई अधिकार थोड़ी है, ये सती का उन्मूलन 1828 की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले विलियम बेंटिंक ने खत्म कर दिया। सती का उन्मूलन तो बहुत पहले खत्म हुआ है, मौलिक अधिकारों से कहां रिलेटेड है? तो आपका क्या बचता है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 में आता है। मौलिक अधिकार है, समानता के अधिकार में एक अधिकार है कि आपके साथ किसी भी जगह पर कोई अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी, आपके साथ किसी भी ऐसी जाति से आपको ऐसे कह सकते हैं मल्ड होने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी, अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, छुआछूत नहीं की जाएगी। ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगली बात करते हैं। देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपको पुलिस बनना है, आपको क्या करना है, आपको वर्दी लेनी है। आपको वर्दी लेनी है तो आपको थोड़ी सी आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता अब जो है कन्वर्ट हो चुकी है। भारतीय दंड संहिता को अब इंडियन पिनल कोड को अब भारतीय दंड संहिता 2022-23 कर दिया गया है। आप लोग वहां पे नए कानून को पढ़ेंगे। एसआई में तो यहां से 2-3 सवाल पूछे ही जाते हैं और आपके पुलिस में भी एक आध सवाल पूछा जाता है। तो आईपीसी की धारा का मतलब यहां पे होता है सेक्शन जो है 53 में पूछ रखा है कि किस विषय से संबंधित है। ये 53 किस विषय से संबंधित है प्यारे दोस्तों? तो ये संबंधित है, आपको मैं बता दूं, दंड से। दंड यानी कि मौत की सजा दी जाएगी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी, या सजाएं कैसी दी जाएंगी। अगर उम्र कैद की सजा दी जाएगी तो वो कठोर उम्र कैद की सजा दी जाएगी या कोमल यानी कि नॉर्मल उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अगर फांसी की सजा दी जाएगी तो वो कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, यानी कि दंड की जो चीजें हैं, दंड का प्रावधान करता है आपका आईपीसी की धारा 53। इंपोर्टेंट, डायरेक्ट बता दिया। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत है नहीं, क्योंकि आईपीसी ही अपने आप में 500 से ज्यादा धाराएं हैं। हम इंपोर्टेंट आपको बता के चलेंगे, बस उतना ध्यान रखेंगे, आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक केस होता है। 1973 राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्व और मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इतनी बड़ी लैंग्वेज दी गई है प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी लैंग्वेज दी गई है, आप लोग समझेंगे कि पता नहीं ये पेपर क्वेश्चन तो बड़ा भारी है। मैं आपको बता दूं, ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल राज्य यानी केरल के एक मत जो महंत होते हैं वो होते हैं केशवानंद भारती। केशवानंद भारती धार्मिक अधिकार यानी कि धार्मिक मौलिक अधिकार को लेकर कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इनकी वहाँ पे जमीन का कोई मामला होता है, इनके मठ का कोई मामला होता है, उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच बनती है प्यारे दोस्तों, 13 जजों की बेंच बनती है। और इत्तेफाक बता देते हैं कि ये केस हार जाते हैं, लेकिन केस हारने के बावजूद यहां पे एक डॉक्ट्रिन या यहां पे एक सिद्धांत डेवलप होता है, उसको बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत यानी कि मूल ढांचे का सिद्धांत क्या कहता है मौलिक अधिकारों को लेकर? केशवानंद भारती में ये पूछा है कि कितने जजों ने ये फैसला दिया था, तो इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूं। इसका फैसला था 7 और 6 का जो रेशियो था जजों का, 7 और 6 के रेशियो से ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, उसकी सुनवाई की। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस 1973 में जाता है। पहली बात 1973 का केस है। पहली बात मौलिक अधिकारों से रिलेटेड केस है, मौलिक अधिकार का केस है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड केस है। ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या है कि यहां पे एक डॉक्ट्रिन ऑफ मूल ढांचा यानी कि कह सकते हैं प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे डेवलप होता है। यानी कि भारत के संविधान में संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार बेशक है, वो सर्वोपरि है, वो कुछ भी चेंज कर सकती है। बट क्या है कि चेंज तो कर सकती है, लेकिन भारत के संविधान का मूल ढांचा जो है उसको नष्ट नहीं कर सकती। देखिए, उसको नष्ट नहीं कर सकती, उसकी विशेषताओं को या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन नहीं कर सकती, उसके मूलभूत तत्वों को
क्या नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। देखिए प्यारे दोस्तों, यूपीएससी का सवाल उठाइए, यूपीएससी का सवाल उठाइए और सवाल देखिए क्या पूछा है। सवाल पूछा भारत के संविधान में आर्टिकल 368 के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, संसद क्या क्या कर सकती है, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रबंधन, ये तीन थे। इसमें ये तीन ऑप्शंस दे रखे थे और वो तीनों ही ऑप्शन सही थे। हाँ, परिवर्तन तो कर सकती है, परिरक्षण तो कर सकती है, परिवर्धन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। पॉजिटिव चीजें कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ऐसा ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पूरे भारत के संविधान के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम साबित हुआ। यानी कि अगर भारत के संविधान में 395 अगर अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, तो इनमें से किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो 396 कर दे या 394 कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये केस था, इसका आंसर सी है, मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के विषय में गठन की बात करता है? तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया नए राज्य के लिए 1, 2, 3 और 4 ये अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ाए। इसमें मैंने आपको बढ़ाए कि अगर भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ये मैंने आपको बताया है। कह सकते क्या, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, संघ की बात करी गई है। दूसरे में बताया है कि भारत में बाहर से कोई क्षेत्र अर्जित करा हो, कोई क्षेत्र अगर जोड़ना हो तो, जैसे सिक्किम को जोड़ा, अगर मान लो भविष्य में भूटान को जोड़ना हो, भविष्य में पाकिस्तान को जोड़ना हो, तो आर्टिकल नंबर 2 पे काम करना होगा। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, ऐसे कोई भी काम, सीमा छोटी या बड़ी करनी हो या कोई राज्य को अक्वायर करना हो, किसी क्षेत्र को लेना हो, ऐसे रिलेटेड जो है वो आर्टिकल नंबर 3। और ऐसे ही 4 में क्या लिखा है? 4 में लिखा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी परिवर्तन करे जाएंगे वो 368 के अंदर नहीं माने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 8 के अंदर नहीं माने जाएंगे। तो आपको बता दें इसका आंसर जो रहने वाला है वो 3 रहने वाला है। किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करनी हो, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, किसी राज्य 2 राज्यों को अलग अलग करके एक राज्य बनाना हो, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाने हो, ऐसा काम करना है तो आर्टिकल नंबर 3 को डिस्टर्ब करना होगा। आर्टिकल नंबर 3 में यहां पे क्या होगा? डिस्टर्ब की बात करी जाएगी। भारत के बाहर का कोई क्षेत्र अगर हमें लाना है तो आर्टिकल 2 में, और भारत एक राज्यों का संघ होगा, ऐसा आपका भाग 1 ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। भाग 1 मैं आपको बता चुका हूं। देखिए इनके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है, जो मौलिक अधिकारों में राज्य है, राज्य की परिभाषा, राज्य कौन होगा, क्या होगा, उसके बारे में बताएगा। 22 जो है आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है। 9 में क्या कहता है? 9 में नागरिकता की बात की जाती है कि नागरिकता कैसे ली जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में डिस्कस करता है आर्टिकल नंबर 9। उम्मीद है कि इसका आंसर जो है ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को या कश्मीर घाटी को, एक छोर पे लद्दाख और एक छोर को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है? तो ये ज्योग्राफी का सवाल, ये एकदम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला सवाल है। आप लोग देखेंगे कि लद्दाख और कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं, और किससे? चिनाब नदी बीच में बह रही होगी, इससे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्पीति के से किन्नौर तक अलग करती है, स्पीति से किन्नौर को अलग करता है, ऐसा ही कोई सा सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके सामने है शिवालिक रेंज, ये तो बिल्कुल नीचे वाली रेंज है, शिवालिक रेंज, ये इसका आंसर नहीं होने वाला है। पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर, तो धौलाधर सीरीज भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ऐसा नहीं है, मैं पूरे का पूरा आपको जो ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, ये जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि हम देखेंगे कि यहां पे ये ऐसे करके पूरी सिस्टम है। सबसे नीचे वाली जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज, और सबसे ऊपर वाली जो रेंज होती है उसको हम काराकोरम रेंज बोलते हैं। तो काराकोरम से लेके शिवालिक के बीच में आपका सवाल है, आपको कमेंट में है इसका आंसर। ये इन दोनों में से आंसर कौन सा है, आपके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर आपको देना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला कहता है किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में, देखिए अभी सवाल हमने डिस्कस किया है,
सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाने सकते हैं, लेकिन सवाल को आपको बताना है कि कहां से हमें पकड़ना है, हमें उसकी रूट पढ़नी है, हमें देखना है कि वास्तव में सवाल का जो ओरिजिन है वो कहना क्या चाहता है। तो ये क्या है, नाम परिवर्तन के लिए पूछ रहा है। नाम परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको इन स्टेटमेंट से छांटना है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के, तसल्ली बना के, ठंडे दिमाग से उनको पढ़ना होता है। जैसे मैं आपके सामने पढ़ूंगा, देखिए, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेष अधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद का ही होता है। तो आपको पता है कि संसद आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में अगर किसी का नाम बदलना चाहे, अगर किसी का नाम परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकती है, ये इसका अधिकार है। तो बिल्कुल सही पहला ऑप्शन आपका है। अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व संतुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ये ये ऐसा विधेयक है, किसी का नाम बदलना है, किसी का नाम परिवर्तन करना है। दो राज्यों को, जैसे कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो राज्य अलग अलग हुए। उसके बाद झारखंड बिहार से अलग हुआ। उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। नया राज्य अभी तेलंगाना ही है, 2014 में बना है। ऐसे ही सवाल है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। और डी में क्या है, ए एंड बी दोनों सही हैं। ए एंड बी दोनों सही हैं, ये इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर होगा डी। आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा विज्ञान का, यानी कि हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। कहता है, मानव आबादी में बीमारी और इसके स्रोतों की सांख्यिकी जो अध्ययन होता है, सांख्यिकी जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। किस किस की बात कर रहे हैं, मानव आबादी और बीमारी। आपको अभी आपने देखा कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे आपने क्या देखा, एक बीमारी आई और बीमारी को कैसे पता लगाया। पहले दिन आपने देखा एक केस मिला केरला में, अगले दिन 2 हुए, मल्टीपल होते चले गए, लगातार आपने देखा 1 लाख हुए, 2 लाख हुए, 3 लाख हुए, 4 लाख हुए, 50 लाख हुए। ऐसे बहुत एक बीमारी थी जिसमें लोगों को काउंट किया गया, जनसंख्या को काउंट किया गया, और ऐसी बीमारी को एक पर्टिकुलर एक स्टेज के बाद क्या बोला गया, महामारी बोला गया, महामारी या पेंडेमिक बोला गया। तो क्या आहार विज्ञान से रिलेटेड नहीं है, प्रतिरक्षा विज्ञान से नहीं है, प्रोटोलॉजी से विज्ञान नहीं है, किससे है, महामारी विज्ञान। यानी कि पेंडेमिक साइंस, यानी कि पेंडेमिक जो था, यानी कि आज एक बीमारी को कितने लोगों में स्प्रेड किया गया, ऐसी संख्या को काउंट करके हम देखते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका जो महामारी विज्ञान। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपको बताना है, अपराध के बारे में डिस्कस किया गया है, का अर्थ होता है, यहां पे कुछ XYZ लिखना है। XYZ का अर्थ का एक ऐसा अपराध है, मतलब XYZ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आप लोग वर्दीधारी होंगे सब, आप लोग सोचते होंगे कि हम किसी को भी गिरफ्तार करके ले जाएंगे, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं और मौलिक अधिकार में दिया है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल नंबर दे रखा है, आप लोग उसको अच्छे से हमने पढ़ाया भी है। गिरफ्तारी के विरुद्ध भी अधिकार है। तो ऐसा कौन सा अपराध है जिसको बिना वारंट के, वारंट मतलब एक ऐसा पेज होता है जिसमें कारण होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें गिरफ्तारी का कारण लिखा होगा, जिसमें गिरफ्तारी का कारण लिखा होगा, ऐसा एक पत्र होता है जिसको वारंट बोलते हैं। उस वारंट को लेके आप किसी भी व्यक्ति को जाते हैं तो गिरफ्तार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम भी होते हैं जिनके लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती। ऐसे अपराध को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? ऐसे अपराध को कहा जाता है संज्ञेय या कोग्निजेबल अपराध या क्राइम। इसको बोला जाता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे क्रूर, यानी कि ऐसे कह सकते हैं ऐसे क्रूर अपराध जिनके लिए आपको किसी वारंट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट उठाइए और पकड़ के ले आइए। जैसे सपोज दैट अगर कोई आतंकवादी ने किसी पे हमला कर दिया है, किसी होटल में उसको हाईजैक कर लिया है, तो वहां उस अपराधी को पकड़ने के लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं है, वहां जाके आप तुरंत उसको पकड़ के लाके जेल में बंद कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध। और ऐसे अपराध इसको क्या होता है, ऐसे अपराध जिनको करने के बाद किसी ना किसी से मारपीट वाला सिस्टम है, तो वहां पे आपकी मारपीट होती है। दहेज प्रथा का सिस्टम होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां आपको केस फाइल करना होता है, FIR करनी होती है। और उस FIR को फाइल करने के बाद जो आपका पुलिस अधीक्षक होता है या पुलिस में जो आपका कोतवाल होता है या जो वहां का उस समय पे प्रेजेंट एक्टिंग ऑफिसर होता है, वो एक वारंट जारी करता है और उस वारंट को लेके आप लोग जाएंगे, उसको पकड़ के ले आएंगे। ये ऑफिशियल बात है। तो ऐसे अपराध जिनके लिए वारंट की जरूरत होती है उनको बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। और जिनको
अब जिनको गिरफ्तार करने के लिए, ऐसे अपराध जिनको गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध। उसके बाद देखिए कुछ अपराध ऐसे होते हैं जमानत योग्य अपराध होते हैं। तो जो असंज्ञेय और संज्ञेय होते हैं, दो ही प्रकार के अपराध होते हैं, जमानत योग्य या गैर जमानती, ऐसे कुछ नहीं होता। गैर, ये तो इसी में डिसाइड होता है कि कुछ संज्ञेय अपराध भी ऐसे होते हैं जो जमानती होते हैं, और कुछ असंज्ञेय अपराध भी ऐसे होते हैं जो जमानती नहीं होते हैं। तो आपको केवल दो ध्यान रखने हैं, वारंट की जरूरत पड़ेगी तो संज्ञेय, वारंट की जरूरत पड़ेगी तो असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल जो क्राइम होते हैं वो, और अगर आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो है संज्ञेय या कॉग्निजेबल। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव, यहां पे नींव है, यहां पर नींव लिखा है, नींव किसने रखी? दीन पनाह, यानी कि ये देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ सवाल है। ये 1533 से लेके 1530 से लेके और 1553 की बात है। मैं आपको डेट बता देता हूं, इसके बीच में अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मुगल काल को पढ़ेंगे आप। और ये दीन पनाह जो थी वो यमुना के किनारे, देखिए सवाल कितना अच्छा पूछा है, यमुना के किनारे कौन कौन से शहर हैं? सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है, यमुना के किनारे पर है, यमुना के किनारे पे कौन है? आगरा है। यमुना के किनारे पे कौन है? दिल्ली है। और इनमें से कौन सा शहर यमुना के किनारे, एक और बता देते हैं हम आपको, लो यमुना के किनारे ये दीन पनाह है। तो ये दीन पनाह किसने बनाया था? तो प्यारे दोस्तों, दीन पनाह की जो स्थापना थी वो हुमायूं ने की थी। हुमायूं जो मुगल काल का एक शासक था, 1533 से 1553 के बीच में ये दीन पनाह की एक बिल्डिंग बहुत बड़ी बना के स्थापना करता है, और ये बहुत अच्छा काम इसका माना जाता है, दीन पनाह। तो आपसे भविष्य में सवाल पूछा जाएगा कि आगरा किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे है, दीन पनाह किस नदी के किनारे है? तो प्यारे दोस्तों, ये दीन पनाह की जो स्थापना थी वो भी दिल्ली में ही की गई थी, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली में ही दीन पनाह की जो स्थापना है वो किसने की थी? हुमायूं ने की थी। 1533 से 1553 के बीच में देखा गया, आगरा उसके किनारे पर है। तो यानी कि नदी, अब हम बात करते हैं नदी, तो ये किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यहां से भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इसके बारे में हम देख लेंगे, किसकी? गंगा की सहायक नदी है। अब गंगा की सहायक नदी है तो अब हम बात कर सकते हैं कि ये बहुत पोल्यूटेड नदी है, बहुत पोल्यूटेड नदी है। पोल्यूटेड मतलब बहुत, इसका जो पानी है आप देखेंगे दिल्ली में पानी पीने लायक नहीं रहता, यमुना के पानी की वजह से यमुना बहुत गंदी है, इसलिए इसको ध्यान देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें ले रखा है स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या है? स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या है? स्व मतलब अपने आप होता है, समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शंस देखिए क्या है, एक नंबर पे ऑप्शन है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, डी ऑप्शन इसमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिखा था। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये वाला आपका ऑप्शन है। हम तीन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कब या मध्यवर्ती अवधि के लिए ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। देखिए स्व समाप्ति, स्व संपत्ति ऋण, स्व संपत्ति ऋण, स्व संपत्ति ऋण क्या है? अपनी संपत्ति के द्वारा लिया गया किसी भी संपत्ति, मान लो मेरे पास ये पेन है, अगर मैं बाहर मार्केट में जाऊं और कहूं इस पेन की कीमत 1000 रुपए है, आप ऐसा करो मुझे 500 रुपए दे दो और इस पेन को रख लो, इस पेन को रख लो और मुझे 500 रुपए दे दो, तो वो क्या करेगा? अगर इसकी पहले इसकी कीमत देखेगा, मेरी संपत्ति है, स्वयं मेरी संपत्ति है ये, इसकी कीमत देखेगा, अगर मैं उसको 500 रुपए नहीं दे पाता हूं, अगर मैं उस व्यक्ति को 500 रुपए नहीं चुका पाता हूं, तो वो इस पेन को बेचकर अपनी संपत्ति का, अपनी जो लोन है, अपना जो ऋण है उसको चुका लेगा और मेरा जो मुझसे जो ली गई संपत्ति है उसका ऋण दे देगा। तो स्व संपत्ति ऋण का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? वह ऋण जो परिपक्वता तिथि पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ